जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, राफेल डील को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। दरअसल भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिना सोर्स कोड कोई फाइटर जेट डील नहीं होगी। बकायदा इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स भी छपे हैं। यानी कि दोस्तों, भारत की 114 फाइटर जेट्स वाली ये जो डील है वो एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुकी है और इस रेस में आप सबको मालूम है कि राफेल ही आगे है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि इसमें एक शर्त रखी गई है, मतलब फाइटर जेट का सोर्स कोड भारत को देना ही होगा फ्रांस की तरफ से, जिसका मतलब साफ है कि भारत खुद के हथियार, मिसाइल और एमुनिशंस को हर एक फाइटर जेट में बिना रोके टोके लगाना चाहता है। डिफेंस सोर्सेज बता रहे हैं कि सभी 114 फाइटर जेट्स पर भारतीय हथियार बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होंगे। इसके लिए डासो को जेट के सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर सिस्टम में बदलाव भी करने होंगे ताकि भारतीय रडार और सेंसर्स इससे सीधे जुड़ सके। ये डील दोस्तों जल्द ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास जाएगी। पूरी खरीद आप सब जानते हैं मेक इन इंडिया के तहत होगी। 50 से 60% स्वदेशी कंटेंट का यहाँ पर वादा किया जा, भारत में इनका निर्माण होगा और इवन भारत में एमआरओ और सर्विसिंग होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे राफेल का F4 और आने वाला F5 वेरिएंट है, जिसमें कि बेहतर रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और AI बेस्ड सिस्टम्स होंगे। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त दोस्तों पिछले 60 सालों में सबसे कम स्क्वाड्रन है। हमारे पास 29 से 30 स्क्वाड्रन्स बची है। MRF डील दोस्तों इस कमी को तो पूरा करेगा, साथ ही साथ भारत, पाकिस्तान और चाइना की जो चुनौतियां हैं उन्हें भी जवाब दे पाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर तेजस और AMK के बजट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। मतलब साफ है कि भारत एक साथ विदेशी टेक्नोलॉजी भी ले रहा है तो आत्मनिर्भर भी बन रहा है। MRF एक डील नहीं है बल्कि भारत की हवाई ताकत का फ्यूचर है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत के डिफेंस सैटेलाइट्स एक एक करके गिर रहे हैं और ये बेहद खतरनाक संकेत है हमारे लिए। भारत ने 2017 से 2026 के बीच 44 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं दोस्तों। सच्चाई यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आप भी चौंक जाओगे। इन 44 सैटेलाइट्स में से 5 लॉन्च पूरी तरह फेल हुए और ये जो 5 लॉन्च थे वो सभी डिफेंस से जुड़े हुए थे। सबसे टेंशन वाली बात है कि दोस्तों लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही है। डिफेंस सैटेलाइट्स का इस्तेमाल आप सबको पता ही है कि हम जासूसी, बॉर्डर निगरानी, नेविगेशन और मिसाइल और सेना की मूवमेंट के लिए करते हैं। और अगर ये नहीं है तो आप समझिए कि सेना अंधी है इनके बिना। और हाल ही में जब 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 जो कि DRDO का EOS N1 सैटेलाइट ले जा रहा था, थर्ड स्टेज के बाद रास्ता भटक गया, पूरा मिशन खत्म हो गया। इससे पहले मई 2025 में RISET/EOS 09 लॉन्च किया गया था। वो ऑल वेदर जासूसी सैटेलाइट था, 6 मिनट के बाद ही फेल हो गया। जनवरी 2025 में नाविक सैटेलाइट सही से ऑर्बिट पर नहीं पहुंच पाया। 2021 में GSAT सैटेलाइट क्रायोजेनिक स्टेज में फेल हो गया। 2017 में भी ऐसी घटना है जिसमें कि हीट शील्ड खुली ही नहीं। नुकसान यहाँ पैसों का नहीं है दोस्तों, बल्कि हमारी डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। यानी कि ऐसे में तो हम विदेशी सैटेलाइट पर निर्भरता बढ़ाएंगे और हमारी स्ट्रैटेजिक जो ऑटोनॉमी है उस पर खतरा आएगा। सवाल अब ये उठता है कि इसरो इतना सफल है तो डिफेंस मिशन ही क्यों फेल हो रहे हैं। हालांकि कारण कई सारे हैं, जिसमें कि पहला कारण तो ये है कि DRDO के जो पेलोड है वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जल्दी में इनकी टेस्टिंग हुई होगी, क्वालिटी कंट्रोल में शायद कमी हो सकती है। वाल्व और प्रेशर की दोस्तों अगर छोटी गलतियां भी अगर हो जाती हैं तो रॉकेट लॉन्च में ये छोटी गलती पूरा मिशन खत्म कर सकती है। आज जब चाइना एंटी सैटेलाइट हथियार बना रहा है, पाकिस्तान बेडू पर निर्भर है, तो ऐसे में भारत के लिए स्पेस में कोई भी गलती मंजूर नहीं होनी चाहिए। अब जरूरत है सख्त टेस्टिंग मानक हमें अपनाने पड़ेंगे, अलग से ऑडिट होना चाहिए और डिफेंस मिशनों को सबसे ऊपर रखने की जरूरत है, क्योंकि अंतरिक्ष में कमजोरी धरती पर हार का बड़ा कारण बन सकती है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हो सकता है कि चाइना या अमेरिका ने हमारे इस सैटेलाइट को फेल किया हो, बट ये चीज़ तो जांच का विषय है। बट ये अभी पहला एंगल नहीं है, कारण और दूसरे भी हैं यहाँ पर फिर भी दोस्तों बहुत बड़ी टेंशन की बात है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को अब एक नया स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम मिलने जा रहा है। इस सिस्टम का नाम है IG त्रिशूल प्लस। इसे बनाया है नोएडा की कंपनी IG डिफेंस ने। यह हल्का और हाथ में पकड़े जाने वाला ड्रोन जैमर है। ये दुश्मनों के ड्रोन के सिग्नल्स को जाम कर देता है, दुश्मनों के ड्रोन को कंट्रोल खोने पर मजबूर कर देता है और जासूसी और हमले रोक सकता है। इसकी 2 किलोमीटर की असरदार रेंज है, मल्टी बैंड जैमिंग क्षमता है, सिर्फ दुश्मनों के ड्रोन पर फोकस करता है। ये सिस्टम दोस्तों हमारी सेना की चौकियों, एयरबेस, नौसैनिक जहाजों और संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा करेगा। 1 महीने के अंदर दोस्तों डिलीवरी अब इनकी शुरू होने वाली है और IG डिफेंस जो है वो सैकड़ों सिस्टम्स बनाने की क्षमता रखती है और जरूरत पड़ने पर तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा सकती है। और ये डील दिखाती है कि भारत अब ड्रोन खतरों के लिए विदेशी सिस्टम्स पर निर्भर नहीं रहना चाहता, क्योंकि कम कीमत वाले दुश्मनों के ड्रोन आज सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। उनका जवाब अब भारत के पास है। इसके अलावा दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 404 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर एंटी ड्रोन सिस्टम और मिलिट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर के लिए है। जेन टेक्नोलॉजी दोस्तों ड्रोन जैमर, एंटी ड्रोन गन, AI और VR बेस्ड ट्रेनिंग सिस्टम,
फायरिंग एंड वॉर सिमुलेटर्स को तैयार करती है हमारी आर्म फोर्सेस के लिए। आज ड्रोन सबसे बड़ी चुनौती बने हुए, इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। जेन टेक्नोलॉजी का ये ऑर्डर ये दिखाता है कि भारतीय सेना अब स्वदेशी कंपनियों पर पूरा भरोसा कर रही है। ये डील आत्मनिर्भर भारत मिशन का हिस्सा है और भारत को विदेशी सिस्टम पर निर्भरता से दूर ले जाता है। जेन टेक्नोलॉजी दोस्तों डीआरडीओ और एचएएल जैसी बड़ी संस्थाओं को अपने खास सिमुलेशंस और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी से सपोर्ट भी करती है। और ये दोस्तों केवल एक ऑर्डर नहीं है, बल्कि भारत की स्वदेशी डिफेंस इंडस्ट्री की जीत है। दोस्तों सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस ने एक सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल ये कंपनी अब एक्सपेरिमेंटल यूएवी एयरफ्रेम डिजाइन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में L1 यानी कि लोएस्ट बिडर बन गई है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेरिमेंटल यूएवी एयरफ्रेम का, इसमें हाई परफॉर्मेंस प्रीप्रेक कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर सोलर डिफेंस कंपनी ने राफे एम्फीर और BAEHL सॉफ्टवेयर लिमिटेड को पछाड़ा है। कंपनी की L1 बोली थी 14.99 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों इस प्रोजेक्ट में हल्का और मजबूत एयरफ्रेम की जरूरत है, जिसकी बेहतर रेंज हो और पेलोड क्षमता भी ज्यादा हो, क्योंकि इनका इस्तेमाल भविष्य के यूएवी और ड्रोन सिस्टम के लिए किया जाएगा। अब बात आती है वही प्रीप्रेक कंपोजिट को लेकर। ये फाइटर जेट्स और एडवांस यूएवीज में इस्तेमाल होने वाला टॉप लेवल का टेक्नोलॉजी है, जिससे पता चलता है कि अब भारत यूएवी एयरफ्रेम टेक्नोलॉजी में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। भले ये प्रोजेक्ट छोटा है, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि आगे चलकर बड़े मिलिट्री यूएवी और कॉम्बैट ड्रोन प्रोग्राम की ये नींव रखता है। सिर्फ 15 करोड़ की डील नहीं है दोस्तों ये, बल्कि भारत के यूएवी फ्यूचर की डायरेक्शन यानी कि दिशा है। थिएटर कमांड को लेकर दोस्तों एक बड़ी अपडेट सामने आ गई है। भारत मई के महीने में अपना पहला थिएटर कमांड शुरू करने जा रहा है। ये जानकारी खुद सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने दे दी है और ये बदलाव आजादी के बाद सेना का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। वर्तमान में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अलग अलग कमांड में काम करती है, लेकिन थिएटर कमांड में तीनों सेनाएं एक कमांडर, एक प्लान और एक मिशन के तहत लड़ेंगी। इसका फायदा ये होगा कि फैसला हम तेजी से ले पाएंगे, हमारी रिसोर्सेज की बर्बादी कम होगी और युद्ध में तालमेल बढ़ेगा। यानी कि अब जमीन, हवा, समुद्र, साइबर स्पेस सब एक साथ एक स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल होंगे। यह सिस्टम आज की तेज और टेक्नोलॉजी वाली मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए काफी जरूरी हो गया है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी ने कहा कि यह सिर्फ संगठन बदलना नहीं, बल्कि जंग लड़ने का तरीका बदलना है। पहला थिएटर कमांड दोस्तों एक मॉडल होगा, जिसके बाद बाकी के कमांड फेज मैनर में बनेंगे। ये कदम चाइना, पाकिस्तान, हिंद महासागर और तीनों मोर्चों पर भारत की ताकत बढ़ाएगा। यानी कि मई में भारत जॉइंट वॉरफेयर एरा में एंटर कर जाएगा। सेना अलग से नहीं लड़ेगी, बल्कि भारत एक होकर लड़ेगा। दोस्तों भारत की सेना को एक नया स्वदेशी ड्रोन हथियार मिलने वाला है। भारत फौज ने 300 करोड़ से ज्यादा के डिफेंस ऑर्डर हासिल कर लिए, जो कि इमरजेंसी जरूरतों के तहत उन्हें दिए गए हैं और इस सिस्टम का इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों करेंगी। बता दें कि इसमें ओमेगा 1, ओमेगा 9, बेयोनेट और क्लीवर जैसे ड्रोन शामिल है। ये सभी स्वदेशी अनमैन्ड सिस्टम्स हैं। इनका काम जासूसी, दुश्मन पर हमला, निगरानी और लॉइटिंग मिशन करना होगा, यानी कि कामी कीजिए ड्रोन्स होंगे। दोस्तों इन ड्रोन्स में एआई, ऑटोनॉमी, डेटा बेस्ड निर्णय और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस होगा। मतलब ज्यादा दूरी तय करेंगे, ये ज्यादा प्रिसीजन स्ट्राइक करेंगे और ज्यादा सुरक्षा देंगे। भारत फोर्स का कहना है कि सिस्टम पूरी तरह भारत की जरूरतों के हिसाब से स्वदेशी है। एक बार फिर अमेरिका ने भारत को F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट में शामिल होने का ऑफर दिया। पेंटागन ने कहा कि भारतीय वायुसेना को F-35 के नेटवर्क में आना चाहिए, लेकिन दोस्तों भारत ने अभी तक इसके लिए हाँ नहीं कहा है। रीजन साफ है, क्योंकि F-35 पूरी तरह अमेरिकी कंट्रोल में। हर दिन कोड, सॉफ्टवेयर और अप्रूवल के लिए अमेरिका से हमें मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब हमारे पास ऑपरेशनल आज़ादी नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ रशिया, जिसने अपने Su-57E का ऑफर किया है, वो हमें पूरा सोर्स कोड, भारतीय हथियारों का इंटीग्रेशन, HAL में प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दे रहा है। हालांकि यहाँ पर भारत की योजना AMCA पर है, जो कि 2030 तक आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर फोकस ज्यादा हो गया। लेकिन अभी फाइटर जेट स्क्वाड्रंस की कमी है, तो Su-57 फिर भी यहाँ पर F-35 से बेहतर बताया जा रहा है, जो कि एक ब्रिज फाइटर जेट के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि F-35 अकेला नहीं उड़ता, उसको नेटवर्क चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 को सपोर्ट दिया है, जिससे भारत ऑलरेडी नाराज है। यही वजह है कि भारत कोई भी फैसला जल्दी नहीं लेना चाहता। F-35 में ताकत तो है, लेकिन शर्तें हैं। Su-57 में आज़ादी और ट्रांसफर दोनों मिलेगा, लेकिन AMCA भारत का भविष्य है। फैसला एयरक्राफ्ट का नहीं है, बल्कि स्ट्रैटेजिक आज़ादी का है। वहीं अमेरिका की GE एरोस्पेस और लॉकहीड मार्टिन ने दोनों ने मिलकर एक नए हाइपरसोनिक इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। इस इंजन का नाम है रोटेटिंग डेटोनेशन रैमजेट। बता दें कि ये इंजन मौजूदा रैमजेट से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा सस्ता होगा। ये इसलिए भी खास है, ये इंजन छोटा है, लेकिन थ्रस्ट ज्यादा जनरेट करता है, फ्यूल भी कम लेता है और ज्यादा दूरी तय करता है। मतलब मिसाइल तेज उड़ेगी और ज्यादा दूर तक जाएगी और ज्यादा पेलोड ले जा सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसे चालू करने के लिए बड़े बूस्टर मिसाइल नहीं चाहिए।
छोटा बूस्टर ही काफी है। अमेरिका का कहना है कि ये इंजन हाई वैल्यू टाइम सेंसिटिव टारगेट पर हमला करने के लिए बनाया गया है। मतलब दुश्मन को संभलने का समय ही नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि छोटा इंजन होगा, अब लंबी रेंज मिलेगी, ज्यादा स्पीड और लागत कम आएगी। यानी कि हाइपरसोनिक दौड़ अब और खतरनाक होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों ग्रीनलैंड को लेकर अब मामला गर्माता जा रहा है। ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क के अधीन है, आज यही जगह अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव का केंद्र बन रही है। हाल ही में दोस्तों यूरोप के कई सैनिक ग्रीनलैंड पहुंचने लगे हैं, जिसमें कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन और नीदरलैंड है। डेनमार्क का कहना है कि वो ग्रीनलैंड में अपनी मिलिट्री उपस्थिति को बढ़ाएगा। इवन यहाँ पर एक एक्सरसाइज के लिए फ्रांस ने और जर्मनी ने अपने सैनिक भी भेजे हैं। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्यों हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, आप सबको मालूम है कि उसने बोल दिया है कि ग्रीनलैंड को वो अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, लेकिन ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने भी कह दिया था कि ग्रीनलैंड कोई बिकाऊ नहीं है। और हाल ही में ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं ने वॉशिंगटन में अमेरिकी अधिकारियों से भी मुलाकात की है। दोनों पक्षों के बीच गंभीर मतभेद सामने आए इस दौरान। यहाँ पर असली वजह तो दोस्तों ये है कि ग्रीनलैंड में गैस, खनिज संसाधन और तेल है, स्ट्रैटेजिक समुद्री रास्ते हैं और ठंड के नीचे छिपा हुआ है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल। अब देखने वाली बात तो यह है कि क्या बातचीत से सॉल्यूशन निकलता है या फिर अर्कटिक दुनिया का एक नया टेंशन का क्षेत्र बन सकता है। यहाँ पर ग्रीनलैंड भले ही शांत दिखता है, लेकिन अब इसके आसपास की जो पॉलिटिक्स है वो काफी गर्म हो चुकी है। और यही वजह है दोस्तों यूरोपीय देश नाटो 2.0 बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हम अमेरिका से पूरी तरीके से निर्भरता खत्म करना चाहते हैं। और यहाँ पर बगावत के सुर जो है वो फ्रांस से शुरू हो चुके हैं। फ्रांस साफ तौर पर कह रहा है कि हम इस तरीके की पॉलिसी बनाएंगे कि नाटो से दूरी बनाएंगे और नाटो को पूरी तरह छोड़ देंगे। और यूरोपियन कंट्री दोस्तों मिलकर 1 लाख सैनिकों को भी तैयार कर रही है। बहुत चीजें दोस्तों जो अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से अपना एंगल बदल रही है। अमेरिका से कोई खुश नहीं है, सीधी बात। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।